नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूं गाजियाबाद वैशाली से। कवि के साथ कॉफी, डॉक्टर सत्या होप टॉक्स, अनुज्ञा नारी शक्ति और मीट B5 के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है कारगिल विजय दिवस। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये दिन हमेशा ही स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। कारगिल विजय दिवस कारगिल में हुए युद्ध में भारत की विजय को रेखांकित करता एक ऐसा स्वर्णिम दिवस है जिसे हम विजय, आनंद, उल्लास और गर्व के साथ मनाते तो अवश्य हैं, किंतु इसके पीछे भी है युद्ध की एक मार्मिक गाथा। क्योंकि कोई भी युद्ध, चाहे वो कितना भी अनिवार्य क्यों ना हो, सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ा जाता है। तो आज मैं बात करूंगी विजय दिवस कारगिल के साथ, कारगिल के युद्ध से जुड़ी कुछ संस्मरण, कुछ बातों के विषय में, और अंत में सौंपूंगी आपको अपनी एक कविता और उसके बाद दूंगी वाणी को विराम। मैं अग्रिम रूप से आपको ये बता देना अनिवार्य समझती हूँ कि क्योंकि मौसम बारिश का है तो इंटरनेट पूर्ण रूप से स्थिर बिल्कुल नहीं है, आ रहा है, जा रहा है, और यदि ऐसा हुआ तो मैं वापस लौटूंगी। जैसे ही इंटरनेट स्थिर होगा मैं वापस अवश्य लौटूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ तब तक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। दूसरी बात मैं जो स्पष्ट कर देना चाहती हूं वो ये कि कारगिल एक मिलिट्री युद्ध था। तो इस युद्ध से जुड़ी घटनाएं और इस युद्ध से जुड़ी जो कई फैक्ट्स हैं, जो कई तथ्य हैं, उन पर अवश्य ही जो सुरक्षा के नजर से और सुरक्षा के नजरिए से कुछ ना कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, कुछ ना कुछ प्रतिबंध हैं, तो वो सभी साझा कर पाना संभव है भी नहीं, और वो इंटरनेट पर या वैसे भी मिलिट्री आर्काइव्स में भी आसानी से सिविलियंस के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो अपने संस्मरण को और अपने वक्तव्य को सीमित रखूंगी मैं आज कारगिल से जुड़े कुछ तथ्यों को लेकर और उस युद्ध से जुड़े कुछ अपने वीर सैनिकों की शौर्य गाथा तक। तो चलिए बात शुरू करते हैं। और प्रारंभ में ही मैं ये कह देना जरूरी समझती हूं कि न भूलेगा कभी वो कारगिल का एक समर था, न भूलेगा कभी वो कारगिल का एक समर था। मौत से ठंडी चोटियों से, मौत सी ठंडी चोटियों से आरंभ हुआ विजय का यह सफर था। मौत सी ठंडी चोटियों से आरंभ हुआ विजय का यह सफर था। जी हां, कारगिल का युद्ध लड़ा गया 15,000 से 25,000 फीट समुद्र तल से ऊपर, हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच हिमालय की तलछट पर। और यह युद्ध किसी भी तरीके से आसान युद्ध नहीं था। यह युद्ध, मैं स्पष्ट कर दूं, हम भारतवासियों में और हर आजाद देश के नागरिकों को ये गलत अनुमान होता है कि जो स्वतंत्रता है, जो हमारी आजादी है, उस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक भी ये कह के गए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात अपने देश पर राज्य करना हमारा धर्म, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किंतु आजादी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ता है, निरंतर सजग रहने की आवश्यकता होती है। और हम नागरिक होते हुए जितने सजग हो सकते हैं या जितनी आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा दल, हमारा जो सेना बल है, चाहे वो सेना, भारतीय सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो अथवा अन्य सुरक्षा दल हो, उन सभी को सीमा पर तैनात होना पड़ता है उन विषम परिस्थितियों में जिसकी बदौलत मैं और आप आजादी की सांस ले सकते हैं। आजादी के विषय में मुझे जयशंकर प्रसाद, शायद ये पंक्तियां उन्हीं की हैं, लेकिन मैं पूर्णतः ये कंफर्म नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये पंक्तियां याद आती हैं जिसमें कहा गया था कि है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना, है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। देश को बलयुक्त करने यदि न संयम से चले हम, काल देगा दासता की फिर हमें जंजीर पहना, काल देगा दासता की फिर हमें जंजीर पहना। और भारत के, आजाद भारत के स्वर्णिम इतिहास में कारगिल एक वैसा ही काला दाग हो सकता था जो हमें तब मिल जाता यदि हम सेना पर भरोसा न कर पाते, यदि हमारे सैनिक बल तैनात होकर
दुश्मन को वो पछाड़ न देते, जिसकी बदौलत आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। अपनी आजादी को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहना हमारे लिए आवश्यक है, किंतु जो युद्ध मैं और आप मीडिया के माध्यम से देखते हैं, चैनलों के माध्यम से देखते हैं, या ये जानने की प्रयास करते हैं कि मैदानी जंग में हमारे सैनिकों के पास कौन सा दल बल है, कौन से हथियार है, मशीन गन कौन सी है, आर्टिलरी क्या है, बम बारूद कितना है, असला कितना है, युद्ध वहां तक सीमित नहीं होता है। युद्ध का विस्तार युद्ध के मैदान से पहले और युद्ध के मैदान के बाद बहुत देर तक और बहुत लंबे अरसे तक बहुत सारी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। सच यही है कि दौलत के बाजार में इज्जत नहीं मिलती, दौलत के बाजार में इज्जत नहीं मिलती, हथियार बारूद खरीद लेने से हिम्मत नहीं मिलती, हथियार और बारूद खरीद लेने से हिम्मत नहीं मिलती। जज्बात जीत का लेकर निकलता है हर जवान, जज्बा जीत का लेकर निकलता है हर जवान। मैदान जंग छोड़कर भागने की उसको जमानत नहीं मिलती, मैदान जंग छोड़कर भागने की उसको जमानत नहीं मिलती। कारगिल का युद्ध एक कठिन युद्ध था, क्योंकि भौगोलिक परिवेश जो उस युद्ध के मैदान का था वो बहुत मुश्किल युद्ध था। वहां पे थी बर्फीली हवाएं, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, पैरों तले बिछी हुई थी बारूद की वो बिसात जो दुश्मन ने घुसपैठ करते हुए वहां पर बिछा दी थी। ऐसी स्थिति पर सर पर कफन बांधकर भारतीय सेना के सैनिक उतरे थे युद्ध के मैदान में, अपने देश की सीमाओं को वापस अपने देश में जोड़ने के लिए। यह था वो भूगोल जिसमें कारगिल का युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये याद रखना हर भारतवासी के लिए आवश्यक है कि एक भारतीय सैनिक जब अपनी यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके साथ उठाता है एक शपथ कि वो खुद रहे या न रहे, हमारे तिरंगे की सच धज हमेशा आबाद रहेगी, उसका देश हमेशा स्वच्छंद रहेगा, उसका तिरंगा हमेशा आजाद हवाओं में लहराएगा। इस शपथ के साथ वो सर पर कफन ओढ़कर उतरता है मैदान जंग में। और कारगिल का जो युद्ध था उसमें भी यही जज्बा था हमारी भारतीय सेना का। किंतु जैसा मैंने कहा कि युद्ध वहां नहीं होता है जो सिर्फ मैदान जंग में हो। आज मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां पर तैनात हैं मेरे और आपके भाई, पति और पिता समान कुछ ऐसे युवा सैनिक, शायद पुत्र समान भी कुछ ऐसे युवा सैनिक जो इस देश को निरंतर 24 घंटे साल के 365 दिन सिर्फ विषम परिस्थितियों में नहीं, हर तरह की परिस्थितियों में दुश्मन को पछाड़ते हुए इस देश की अखंडता को, इस देश की आजादी को बनाए रखना चाहते हैं। आज मेरे साथ जुड़िएगा एक ऐसे भारतवासी के जज्बे के साथ जो ये जानने और ये समझने का प्रयास कर रहा है कि राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला भारतीय सैनिक और राष्ट्र में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर उद्वेलित होने वाला, छाती पीटने वाले आम नागरिक में अंतर होता है तो क्यों होता है। आज मैं प्रयास करूंगी आपको ये समझाने का और आप तक वो जज्बा पहुंचाने का जो ये साबित करता है कि एक भारतीय सैनिक पहले भारतीय होता है, फिर सेना कर्मी होता है, और कुछ भी, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितने भी विपरीत हालात हो, कितना भी दुश्मन सामने खड़ा हो, वो फिर भी आदर्श मानव धर्म का निर्वहन करता है। तो चलते हैं आज हम कारगिल, मेरे साथ बने रहिए। कारगिल का युद्ध सिर्फ द्रास में या टाइगर हिल में या तौलालिंग की पहाड़ियों पर लड़ा जाने वाला वो युद्ध नहीं था जो मीडिया ने हमारे तक और आप तक पहुंचाया। ये युद्ध उससे बहुत ऊपर और उससे बहुत अंदर पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि यदि आपको याद हो दुश्मन ने बहुत अंदर तक विस्तार कर लिया था एक घुसपैठ के माध्यम से। ये और बात है कि हमें थोड़ा समय लगा था दुश्मन के साथ लोहा लेने में, किंतु एक बार जब भारतीय सेना और भारत के दल बल उतरे तो उन्होंने अपने तिरंगे की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की। ये वो भौगोलिक परिवेश था जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही कितने ही सैनिक, कितने ही गुमनाम जो सैनिक थे, जो जिनका हम आज तक नाम तक नहीं जानते, लेकिन उनके परिवारों के लिए वो पति, पुत्र, बेटा, भाई अवश्य थे। वो सैनिक वहीं दम तोड़ चुके थे और उनकी शवगाह वहीं हिमालय में बर्फ की चोटियों में बर्फ के नीचे स्थापित हो चुकी थी। वहां से शुरू हुआ था कारगिल का असली युद्ध। कारगिल की लड़ाई किसी भी तरीके से आसान नहीं थी।
बटालिक हो, चाहे चौखतला का वो सुरंग हो, या फिर टोटुक की बर्फीली पहाड़ियां हो, भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए हमारे जो भारतीय सेना के कैप्टन हनीफुद्दीन शहीद हुए थे, उन्हें मृत्यु ने वर्ण उस जगह पे किया था जहां पे शायद भारतीय सैनिक के अलावा केवल यमदूत ही आ सकता था। युद्ध के बीचों बीच वे वीरगति को प्राप्त हुए और वहीं पे उनका शव बर्फ के नीचे ढक कर छिप गया। किसी ने उन्हें वहां पर तिरंगे का आवरण नहीं दिया, किसी ने उन्हें अंत्येष्टि नहीं दी, किसी ने उन्हें दफनाया नहीं। सिर्फ सृष्टि की बर्फ उनकी शवगाह बन चुकी थी। युद्ध समाप्ति की घोषणा के बहुत दिनों बाद जब इवैक्यूएशन हुआ, जब भारतीय सेना और भारतीय सरकार के माध्यम से उन घाटियों में इवैक्यूएशन हुआ, तब निकाला गया कैप्टन हनीफुद्दीन का वो शव और उसे सम्मान सहित दिल्ली लाया गया और तब प्राप्त हुआ उन्हें अंत्येष्टि का सुख और गौरव। एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए, मैं और आप अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को अंत्येष्टि और संस्कार का गौरव और सम्मान, कितने ही दुख की घड़ी क्यों ना हो, अपने धर्म, समुदाय और सहूलियत के हिसाब से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करने का इंतजाम करते हैं। और जितनी देर में कैप्टन हनीफुद्दीन का शव दिल्ली पहुंचाया गया, उतनी देर में तो हम गंगा स्नान करके वापस अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में ढल भी चुके होते हैं। तो एक सैनिक जो अपने सर पर मौत बांध के जाता है, वो ये भी नहीं जानता कि उसका शव उसके परिवार तक पहुंचेगा कि नहीं। ये आज जो दिवस है, ये उन्हीं सैनिकों के नाम पे है। ये विजय दिवस नहीं है, ये स्मृति दिवस है। वास्तव में हर भारतवासी को ये बात समझ लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि हम बात करें टाइगर हिल की और तलौतमा, जो वहां का जो एक और युद्ध क्षेत्र था कारगिल के युद्ध में, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा एक सैनिक दस्ता वहां पर ढेर हो गया था। वो एक ऐसी परिस्थिति थी जब हमारे सैनिकों के ऊपर दुश्मन भारी पड़ रहा था। ये वो समय था जब रसद और राशन तक हमारे सैनिकों तक पहुंच नहीं पा रहा था। ध्यान दीजिए कि कारगिल एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर आम सैनिक रोज जाकर युद्ध नहीं लड़ सकता। ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां विषम परिस्थितियां होती हैं, जहां ठंडी बर्फीली हवाएं चला करती हैं। उस क्षेत्र में एक राजस्थान से या यूपी से या मध्य प्रदेश से सैनिक दस्ता उठाकर अगर हम वहां डाल देते हैं तो उस सैनिक को समय लगता है वहां युद्ध करने में। किंतु वो हालात ऐसे थे कि इन सैनिकों को, राजस्थान की बटालियन थी या सिखों की बटालियन थी, उन्हें वहां पर उतार दिया गया और क्षण भर भी नहीं दिया गया तैयारी करने के लिए, और वो लोहा लेने लगे एक ऐसे दुश्मन से जो महीनों से वहां पर घुसपैठ करके तैयार बैठा था, घाग लगाए बैठा था कि भारतीय सैनिक की किस तरह से चीथड़े वो उड़ा सके। ये वो दौर था भारतीय कारगिल के युद्ध का जब भारत के सैनिकों के पास न रसद थी न राशन था। किंतु फिर भी 28 और 29 जून की वो रात, जब 1999 में वो रात जब ये खबर आई कि हमने तोलोलिंग पर हमारी भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, तो पूरे देश में खुशी की लहर जरूर दौड़ पड़ी थी। लेकिन जब सैनिकों ने उसी क्षण रात को मुआयना लेते हुए चारों तरफ देखा, तो उस चांदनी रात में 3 चेहरे दमक रहे थे और उस चमकते हुए चांद की चांदनी को धूमिल कर रहे थे। लेकिन वो 3 चेहरे थे हमारे 3 मृत शहीद सैनिकों के, और वो 3 शव थे मेजर पद्मपानी आचार्य, कैप्टन विजयंत थापर और राइफलमैन संजय कुमार के। ये वो 3 हीरोज थे, वॉर हीरोज, जिन्होंने दिलाया था हमें तोलोलिंग और जिसने मोड़ी थी कारगिल के युद्ध की धार। बाद में हमारे देश ने इन तीनों सैनिकों को सम्मानित किया। मेजर पद्मपानी आचार्य को महावीर चक्र से सुशोभित किया गया मरणोपरांत। कैप्टन विजयंत थापर को मरणोपरांत वीर चक्र भी दिया गया। भारतीय सेना में जीत कर जश्न मना पाना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि युद्ध के बाद भी वो ऐसे परिवार होते हैं शहीदों के जिनको पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी भी भारतीय सेना के ऊपर आ जाती है।
प्रश्न ये उठता है कि जब हम युद्ध जीतने गए थे तो हमें शहादत के लिए तैयार रहना आवश्यक था, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हुई? बात शहादत बड़ी थी ये नहीं है, बात ये थी कि मानवीयता कितनी बड़ी थी। एक दौर कारगिल के युद्ध में ऐसा भी आया था जब दुश्मन हम पर भारी पड़ने लगा था। इस संदर्भ में भारतीय सेना के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, जो कि खुद सिख धर्म के अनुयायी हैं, वो बताते हैं कि एक सैनिक टुकड़ी जिसमें 30 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे, पाकिस्तान का वो जो नौजवान सैनिक था, उसने हमारे 30 सैनिकों को एक साथ घात लगा दी थी। एक साथ वो घायल हो चुके थे। वो पाकिस्तान का वो जो सैनिक था, वो कैप्टन था, उनका नाम था कैप्टन कमल शेर खान। और ये कैप्टन कमल शेर खान से लोहा लेने के लिए हमें राजपुताना राइफल्स के कुछ सैनिक टुकड़ियों को वहां भेजना पड़ा। प्रश्न ये उठता है कि एमपीएस बाजवा ने जब कैप्टन कमल शेर खान जब शहादत को प्राप्त हुए तो उन्होंने उनके शव को पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया। एक सैनिक दूसरे सैनिक की शहादत को व्यर्थ होता देख नहीं सकता, और भारतीय सैनिक तो बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, और ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि मिलिट्री वॉरफेयर, विश्व में इतने युद्ध हुए हैं जो मिलिट्री वॉरफेयर कहलाते हैं, और ये कारगिल का युद्ध भी मिलिट्री, दोनों सरकारों के सहमति से हुआ यह मिलिट्री वॉरफेयर का एक युद्ध था। विश्व के मिलिट्री वॉरफेयर के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक देश के कमांडर ने दो देशों के शहीदों को उस देश का सर्वोच्च सेना सम्मान दिया। हमारे देश के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा ने कैप्टन शेर खान को पाकिस्तान का निशान हैदर, जो वहां का सर्वोच्च सम्मान है, और हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र, जो हमारे देश का सर्वोच्च सेना सम्मान है, दोनों दिए थे। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि युद्ध होते हुए भी, युद्ध में अपनी बात और अपनी जीत और हार का निर्णय सुनाने के बाद भी हमने मानव अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। आगे चलते हैं हम। सैनिक के जो नियम होते हैं, युद्ध के जो नियम होते हैं, उनकी मैं अमर गाथा यदि आपको सुनाऊं तो एक बात बताती हूं आपको कि जब ये युद्ध हुआ कारगिल, जब हमने अपना आधिपत्य, अपना वर्चस्व उस पर स्थापित कर लिया और विजय पताका भारत की फैला दी गई कारगिल की युद्ध भूमि पर, तो कारगिल भारत के पास वापस आ चुका था। किंतु युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के भी शव उस युद्ध भूमि पर यत्र तत्र बिखरे पड़े थे। वो एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान के सेना टुकड़ी के अध्यक्ष ने ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा के साथ संपर्क स्थापित किया और उन्होंने कहा कि मेरे सैनिकों का शव मुझे लौटा दीजिए, वो मेरे शहीद हैं। मेरी बटालियन की इज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपने शहीदों का सम्मान कर सकूं। युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद भारत सरकार और भारतीय सेना के माध्यम से ये 3 शव पाकिस्तान तक लौटाए गए। और यदि आप YouTube पे कभी जाएंगे और वो वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सैनिक, चाहे वो पाकिस्तान के अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे देश के एमपीएस बाजवा हो, दोनों ही देश के सेना के अफसरों ने उन 3 शहीदों को सलाम किया था, सैल्यूट किया था। ये होता है सेना का नियम और ये होता है युद्ध का नियम। मैं फिर एक बात दोहराना चाहूंगी कि भारत का सैनिक पहले एक भारतीय होता है, फिर सेना कर्मी होता है, किंतु फिर भी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी वो आदर्श मानव होना नहीं छोड़ पाता। ये उदाहरण है आपके समक्ष ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा का। और ये बात कही जाती है कि एक पठान और सरदार के बीच में हुआ करार खाली जा नहीं सकता था, और 2 सेना अध्यक्षों के बीच में किया गया करार खाली जाना नहीं चाहिए था। यह है कारगिल का युद्ध और उसकी असली विजय। आगे बात बढ़ाती हूं मैं अपनी और आपको देती हूं एक और उदाहरण। कारगिल के युद्ध में बहुत सेना सम्मान दिए गए शहादत के बाद, मरणोपरांत जीते जी। किंतु कुछ कहानियां ऐसी रहीं कुछ सैनिकों की जो सामने ना आ सकी। हम सब ने गुंजन सक्सेना का नाम सुना है क्योंकि उनके ऊपर एक फिल्म बना दी गई, लेकिन वैसी ही एक वॉर हीरो रही महिला हीरो, वो थी कैप्टन यशिका हतवाल त्यागी।
कैप्टन यशिका हथवाल त्यागी के पिता भी आर्मी में थे और वो 7 बरस की थी जब उनके पिता एक मिलिट्री मिशन में वीरगति को प्राप्त हुए। कैप्टन यशिका हथवाल ने 1994 में चौथे महिला अफसर दस्ते में भारतीय सेना में प्रवेश प्राप्त किया और वो ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर 77 के नाम से जानी जाती थी। वो 100 से कम जब महिलाएं थी भारतीय सेना में, वो उसमें रहीं। मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद उनका विवाह हुआ और उसके बाद उन्हें मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। 1997 में वो पहली बार मां बनी और उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई लेह में थी वे जब उनका पहला पुत्र उनके साथ लेह तक गया और वो वहां पे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई एक सैनिक के रूप में। लेकिन जब 1999 हुआ तो वो दूसरी बार मां बनने की तैयारी में थी। मां बनने के 3 महीने बाद वो पहुंची युद्ध क्षेत्र में। कैप्टन यशिका हथवाल को दिया गया ये कार्यभार कि उन्हें सैनिकों तक पहुंचाना है असला और बारूद। दिन में वो मां अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और रात में दूध पिलाती थी और दिन भर वो सैनिकों की सेवा में असला और बारूद लेकर जाती थी। कैप्टन यशिका हथवाल त्यागी ने एक बार में ये भ्रम तोड़ दिया कि महिलाएं इतनी कोमलांगी होती हैं कि वो भारतीय सेना में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकती और इतनी कोमलांगी होती हैं कि बर्फीली पहाड़ियों और हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती। ये होती हैं भारतीय सेना का गर्व और महिलाएं। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कोई ऐसा भारतवासी ना होगा जिसको कैप्टन यशिका हथवाल पर गर्व ना होगा। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हम कैप्टन विक्रम बत्रा को जानते हैं, जो कारगिल से जुड़ी उनकी जो वीर गाथा है उससे हम सब परिचित हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा भी कैप्टन यशिका त्यागी हथवाल से बहुत प्रभावित रहे। एक बार फिर कारगिल विजय दिवस पर मैं रेखांकित करना चाहती हूं कि एक भारतीय सैनिक पहले भारतीय होता है, फिर सेना कर्मी होता है, किंतु विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी वो आदर्श मानव होना नहीं भूलता। एक और बात सुनाती हूं आपको जो कारगिल से जुड़ी हुई है और फिर स्पष्ट करती है कि सेना के नियम अपनी जगह होते हैं किंतु मानव होना अपनी जगह होता है। ये कहानी है करीब 23 साल पहले की, जुलाई 2000 की एक कहानी है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हिमाचल के एक गांव से मिला एक पत्र जो लिखा गया था एक शिक्षक के द्वारा और उस पत्र में यह विनती की गई थी कि वो शिक्षक और उनकी धर्मपत्नी कारगिल के उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां उनका इकलौता पुत्र शहादत को प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने पत्र की अंतिम पंक्तियों में यह स्पष्ट किया कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय सेना को या भारत सरकार को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो अपनी ये अर्जी वापस ले लेंगे बिना सोचे हुए। जब ये पत्र मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने स्वयं ये बात कही कि मैं अपने खर्चे पर, अपनी जिम्मेदारी पर ये देखूंगा कि ये जो माता पिता हैं या ये जो पति पत्नी हैं ये कारगिल में 7 जुलाई 2000 से पहले पहुंचे या 7 जुलाई 2000 तक पहुंचे ताकि वो अपने पुत्र को वहां जाकर श्रद्धांजलि दे सके। 7 जुलाई 2000 था वो दिन जब उनका पुत्र कारगिल की युद्ध भूमि में शहीद हुआ था। ये माता पिता जब कारगिल पहुंचे तो सेना बल की परंपरा के अनुसार उन्हें सैल्यूट किया गया। सैनिक उनके समक्ष आदर में खड़े हुए और जो भी सेना की परंपरा सैल्यूट की होती है, राइफल, गन, वो सब किया गया। किंतु एक सेना अधिकारी ऐसा था जो कुछ फूल लेके उस पिता के पैरों में गिर पड़ा। जब उससे पूछा गया, उस शिक्षक पिता ने ही पूछा कि आप तो सेना के अफसर हैं और मैं सिविलियन हूं, वर्दी पहन के मेरे पैरों में गिर पड़ना आपको शोभा नहीं देता। तो उस सेना अधिकारी ने उस पिता को यह कहा कि जिस दिन आपका पुत्र शहादत को प्राप्त हुआ उस दिन मैं उसके सबसे करीब था। हम 5 लोगों की टुकड़ी दुश्मन से छिपते छिपाते उनके बंकर तक पहुंच चुकी थी और हमारा इरादा था उस मिशन पे जाने का जिससे वो बंकर उड़ा दिए जाए और वो घातक हमला एक ऐसा हल्ला बोल था
जिसमें जो भी वो हमला बोलता भारतीय सेना की तरफ से उसका मर जाना निश्चित था। उस चार्ज को कहा जाता है सेना की टर्म्स में डेथ चार्ज, मतलब आप अपने सर पे कफन बांधकर निस्संदेह मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सेना अधिकारी जो उस पिता के चरणों में थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये जिम्मेदारी ली कि ये काम मैं करूंगा। मैं उस बंकर को उड़ाने के लिए ग्रेनेड लेकर वहां तक जाऊंगा, लेकिन आपके पुत्र ने मुझे रोक दिया, यह कहकर कि आप, यानी कि वो सेना अधिकारी पिता हैं, आप पति हैं, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, मैं अविवाहित हूं, मेरे बच्चे नहीं हैं, ये काम मैं करूंगा। और कुछ मैं करने से पहले उन्हें रोक पाता, उससे पहले उन्होंने मुंह में ग्रेनेड ली, मुंह से उसका वो जो ग्रेनेड को अनलॉक किया और पहुंचे बंकर में और बंकर को उड़ा डाला, जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक ध्वस्त हो गए। और वहां से शुरू हुआ हमारे भारतीय विजय का उत्सव। ये माता पिता थे कैप्टन, ये शायद माता पिता थे कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता, जहां तक मुझे याद है। और ये कहानी, ये जी हाँ, ये माता पिता थे कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता। और उस सेना अधिकारी ने उस पिता को ये बताया कि जब तक मामला थोड़ा शांत हुआ और मैं पहुंचा आपके पुत्र तक, तो वो अंतिम सांसें ले रहे थे, लेकिन अंतिम सांस में भी उन्होंने एक ही बात कही, और वो बात थी जय हिंद। उस सेनाधिकारी ने उस माता पिता को यह बताया कि आपके पुत्र के शरीर में 43 बुलेट्स उतार दी गई थी। इतना छलनी हुआ था वो शरीर। आप सभी जानते हैं कि उस माता पिता के पास जो शव पहुंचा होगा अंतिम संस्कार के लिए, उसमें क्या बचा होगा। निस्संदेह वो माता पिता अपने पुत्र को, जिस पुत्र ने वीरगति प्राप्त की थी, उसे श्रद्धांजलि स्वरूप वहीं कारगिल की भूमि में जाकर मिलना चाहते थे। उस पिता ने अपनी आंखों से अश्रु नहीं गिराए, मां ने जरूर अपने आंचल से अपनी आंखों को पोंछा। और उस पिता ने यह कहा कि मैंने अपने बेटे की छुट्टी पर आने के लिए, जब वो छुट्टी पर आता तो मैं उसे हर साल एक नई कमीज दिया करता था। मैं वो कमीज यहाँ पर लेके आया था उसको श्रद्धांजलि स्वरूप देने के लिए। आप वो अंतिम जीवित इंसान हैं जिसने मेरे पुत्र को देखा। ये शर्ट मैं आपके बदन पर दिखना चाहता हूँ। और उस सेना अधिकारी ने वो शर्ट उनसे स्वीकार की, किंतु वो उस वक्त अपनी वर्दी में थे, इसलिए वो पहन नहीं पाते थे। बाद में उन्होंने वो शर्ट पहनी। इस सेना अधिकारी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना के नियमों के अनुसार मैं आपके पुत्र को श्रद्धांजलि देने के लिए, आपके पुत्र को कंधा देने के लिए, के शव को कंधा देने के लिए आपके गांव आना चाहता था, किंतु युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद मेरा यहां से निकल पाना संभव नहीं था, इसलिए मैं ना आ सका। उसको मैं पुष्पांजलि नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपके चरणों में ये पुष्पांजलि प्रेषित कर रहा हूं। एक बार फिर युद्ध की निर्णायक जीत और हार के बाद भी युद्ध का विस्तार एक परिवार तक पहुंचा। और मैं फिर से रेखांकित करूंगी वही बात कि एक भारतीय सैनिक पहले भारतीय होता है, फिर सेना कर्मी होता है, किंतु विश्व से विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपनी आदर्श मानवीयता को कभी नहीं त्यागता है। पूरे देश का विजय दिवस जो हम आज मनाते हैं, या कारगिल दिवस जिसे हम कहते हैं, पूरे देश का विजय दिवस हो सकता है, किंतु युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद भी भारतीय सेना के जो कर्मी हैं, जो युद्ध से जिनका संबंध हो या ना हो, उनको बहुत दिन लग जाते हैं उन घाटियों में जाकर इवैक्यूएशन करके शव निकाल के परिवारों तक पहुंचाने में। हर शव को तिरंगे में लपेटा जाता है, उसे पहुंचाया जाता है सैनिकों के घर तक, और वो सैनिक परिवार जानता भी नहीं है कि उनका कोई स्वजन उस युद्ध में शहीद हो चुका होता है। ये होता है युद्ध का सत्य, जिसका विजय दिवस मैं और आप मना पाते हैं, क्योंकि हमारे सैनिक शहादत से घबराते नहीं हैं, अपने देश के लिए अपने सर को कटाने से पीछे नहीं हटते हैं। इस विजय दिवस पर भारतवासी होने के नाते मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर सकती हूँ कि समझिए इस बात को कि जो शौर्य दिवस में और आप, विजय दिवस में और आप आज गौरवान्वित होकर मनाते हैं, उस शौर्य दिवस को हासिल करने के लिए बहनों की राखी, उनकी मांग का सिंदूर, उनकी चूड़ियाँ और कितने ही
बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी, उनके पुत्र उनसे जुदा हुए, कितने ही बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया। दुनिया आगे चलती जाती है, समय आगे चलता जाता है, किंतु उन परिवारों के लिए शहीद या शहादत सिर्फ नाम नहीं होता, ये एक ऐसा सत्य और एक ऐसा यथार्थ होता है जो सदा सदा के लिए उनके जीवन को बदल देता है। इन शहीदों को याद करते वक्त मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को, घर की अगली पीढ़ी को, अपने पोते पोतियों को, नाती नातिन को सैनिकों को सल्यूट करना सिखाएं, गर्व से जय हिंद बोलना सिखाएं। खुद मैं और आप सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि जब हम सैनिक को देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि वो एक ऐसे कर्तव्य पथ का पथिक है जो पथ उसे मौत की तरफ भी लेके जा सकता है और वो कभी भी वहां से पलायन नहीं करेगा। ये है भारत का वीर सैनिक। मेरा तीसरा निवेदन आपसे ये होगा कि यदि सैनिकों के कल्याण के लिए अपना भरपूर योगदान दें, चाहे फिर वो रक्तदान हो या मुद्रा दान। शहीदों की चिताओं पर हम हर बरस मेले लगाएं या ना लगाएं, हम विजय दिवस मनाएं या ना मनाएं, किंतु उनके शौर्य को अनदेखा करना सबसे बड़ा अपमान होगा। जब हम किसी एक शहीद को के शौर्य को, उसकी शहादत को अनदेखा करते हैं तो एक पूरे परिवार को और एक पूरे सेना बल को हतोत्साहित करने का दुष्कर्म भी करते हैं। मैं अब आपको अपनी एक कविता सौंपती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये आपसे निवेदन करूंगी कि मेरे वक्तव्य के समाप्त होने के बाद आप जहां कहीं भी हो, 2 क्षण के लिए जरूर खड़े हों और कहें जय जवान, जय हिंद और भारत माता की जय। तो लीजिए, सौंपती हूं आपको अपनी एक कविता। प्रस्तुत है ये कविता। 1 इंच न पीछे हटता है, इंच इंच वो कट जाता है। 1 इंच न पीछे हटता है, इंच इंच वो कट जाता है। भारत माँ को जय हिंद कहता, वीर अमर हो जाता है। भारत माँ को जय हिंद कहता, वो वीर अमर हो जाता है। उसके घर तक तो केवल क्षत विक्षत शव ही आने पाता है। उसके घर तक तो केवल क्षत विक्षत शव ही आने पाता है। उतार तिरंगा अपने शव से वो गौरव देश का लौटा जाता है। मान सदा रखेंगे इसका, ये वादा हमसे ले जाता है। आजादी कोई खेल नहीं है, हम सबको ये समझाता है। मरने वाला हर सैनिक अपने घर की दीवार पर एक मौन तस्वीर बन जाता है। मरने वाला हर सैनिक अपने घर की दीवार पर एक मौन तस्वीर बन जाता है। एक अमर गाथा लिखता है, रोता परिवार छोड़ जाता है। एक अमर गाथा लिखता है, रोता परिवार छोड़ जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, सोचो और विचार करो। मेरे प्यारे देशवासियों, सोचो और विचार करो। एक शहीद की शहादत का कर्ज क्या कभी चुक पाता है? एक शहीद की शहादत का कर्ज कभी क्या चुक पाता है? वही शहीद जो 1 इंच ना पीछे हटता है, इंच इंच वो कट जाता है। भारत माँ को जय हिंद कहता, वो वीर अमर हो जाता है। ये थी मेरी कविता और जाने से पहले मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि आप जरूर क्षण भर को आज उन शहीदों को याद करें जिन्होंने कारगिल में वो लड़ाई लड़ी जिसकी बदौलत आज हम स्वच्छंद भारत में अपनी आज़ादी का पर्व भी मनाते हैं और विजय दिवस को भी बहुत धूमधाम से और बहुत उल्लास से मनाते हैं। जाने से पहले बस ये 4 पंक्तियां किसी कवि मित्र की उधार लेती हूं और आपसे फिर निवेदन करती हूं कि क्षण भर को सोचिए कि क्या ये आज़ादी मेरी और आपकी जन्मसिद्ध अधिकार रही? तो लीजिए ये पंक्तियां कवि मित्र की आपको सौंपती हूं। प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आज़ादी ये ढलती हुई सांझ बन जाएगी। आज़ादी ये ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों का मान न कर सकेंगे हम, तो ध्यान रहे वीरता खुद ही पांच हो जाएगी।
5 हो जाएगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी की प्रतिक्रिया मुझे मिलती रही। मैं इस वक्तव्य के बाद आपको आपके कमेंट्स को पढ़कर अपने कमेंट्स भी दूंगी, किंतु मेरे निवेदन को अवश्य याद रखिएगा और हो सके तो कहिएगा जय हिंद, भारत माता की जय और जय जवान। नमस्कार।